तो अगर आप पढ़ाई करते हैं या पढ़ाई से थोड़ा भी वास्ता रखते हैं और अगर आपको एक मौका मिले कोई यूनिवर्सिटी बनाने का, तो आप कैसी यूनिवर्सिटी बनाना चाहेंगे? अगर ये सवाल मेरे से पूछा जाएगा तो मैं बोलूँगा कि मैं जेएनयू जैसी एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहूँगा। दोस्तों, आज लगभग 2 ढाई महीने हो गए हैं जेएनयू को छोड़े हुए, तो मैं जेएनयू के ऊपर एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। पीछे मौसम देखने की कोशिश करो। मौसम बेहद खूबसूरत है, ये व्यू बहुत खूबसूरत है। तो मुझे लगा कि इतना खूबसूरत मेरा जेएनयू ही लगता था, तो क्यों ना जेएनयू के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। ये कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, ये मेरी कहानी है। 2015 से लेके 2025 तक का जो सफ़र था, जब मैं मास्टर्स में आया था, उससे लेके जेएनयू का पीएचडी तक का जो मेरा सफ़र था, उस दौरान मैंने जेएनयू को कैसे देखा है और जेएनयू क्यों बाकी यूनिवर्सिटीज़ से बेहतर है, और अगर बेहतर नहीं भी है तो उसको क्या अलग बनाता है, उसके बारे में बातें करते हैं। हम सब जेएनयू के बारे में बहुत तरह की चीज़ें सुनते हैं, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड, कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड, लेकिन जेएनयू का हर हिस्सा खूबसूरत है। इन्वायरमेंट की बात करें, वाइब की बात करें, वहाँ की सड़कें, वहाँ का जो ग्रीनरी है, मेरा जो फेवरेट पार्ट है वो जिस तरह का कैंपस का पूरा वाइब है, माहौल है। रात में 12 बजे भी आप घूमते हैं, आपको कहीं डर नहीं लगता। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी भी कैंपस के लिए। तो अब बातें हम कर रहे थे जेएनयू के बारे में। तो जेएनयू के बहुत सारे साइट्स हैं मेरी लाइफ में। जब मैं जेएनयू को देखता हूँ 2015 में, जब मैं इंटर करता हूँ सीपीएस में मास्टर्स के लिए, तब से लेके जब मैं पीएचडी में बाहर आता हूँ, कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन है। उनमें से है जेएनयू में जो अलग अलग व्यू रखने वाले लोग आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट नहीं भी करते हैं तो जो ओपिनियंस को लेके या जो वहाँ पे बच्चे हैं, जिस तरह के बच्चे हैं, वो काफ़ी डिफरेंट हैं और काफ़ी अच्छा माहौल है। मतलब अगर आपको 200 300 600 रुपए 6 महीने का दे के पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है, एक ऐसे वक्त में जब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज उसी तरह के कोर्सेज के लिए बहुत चार्ज कर रही हैं, और उससे खतरनाक बात यह है कि आप उन लोगों से पढ़ने की कोशिश करते हैं जिनका द हिंदू में, जिनका इंडियन एक्सप्रेस में, या जिनकी किताबें आप पढ़ते आए। जब मैं हिंदू कॉलेज में हुआ करता था तो एक किताब होती थी राजीव भार्गव अशोकाचार्य की। उस किताब में एक चैप्टर था सिटीजनशिप के ऊपर। तो वो अनुपमा रॉय मैम लिखती हैं, और वही इंसान जब हम पढ़ने आते हैं सीपीएस में तो हमें पढ़ाती भी हैं। और सिर्फ सीपीएस नहीं, जितने भी सेंटर्स हैं, सोशियोलॉजी का सेंटर है, जियोग्राफी का सेंटर है, एसआईएस वाले स्कूल्स हैं, हिस्ट्री का है, हर जगह वो लोग हैं जिनका नाम रहा है, जिन्होंने बहुत कुछ करा है। तो जेएनयू के बारे में जब मैं बातें करता हूँ तो मेरा जो लाइफ है उसमें ग्रेटिट्यूड से भर जाता हूँ, क्योंकि जेएनयू सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ सिर्फ पढ़ाई होती है। मेरा जो नॉलेज बेस है उसको इंक्रीज करने में, मुझे अब भी याद है मास्टर्स में रीडिंग मिलती थी। जब हम लोग फर्स्ट ईयर में हुआ करते थे तो शुरू शुरू में मुझे उतनी रीडिंग्स पढ़ने की आदत नहीं थी, लेकिन फिर लगा कि यार ये तो करना ही पड़ेगा। फिर आप हिंदू कॉलेज से आते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, जब आप जेएनयू में इंटर करते हैं तो आपको लगता है कि यार यहाँ तो और भी तूफान लोग हैं, आपके ग्रेड्स वैसे नहीं आते, उसको इम्प्रूव करने के लिए आप रीडिंग पढ़ने की कोशिश करते हैं। मुझे अभी याद है मेरे पास फ़ोन है, जो तब का फ़ोन है उसमें कम से कम 300 रीडिंग्स की ऑडियो होगा, क्योंकि मुझे एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आता था तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लेता था अपने टर्म्स में कि इसमें क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, और वो लाइफ लॉन्ग चलता है। अभी मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ, लगभग 1.5 साल से मैंने कुछ भी बहुत तगड़ा नहीं पढ़ा है। तब भी मैं जब वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो चाहे उसमें फूको का इस्तेमाल है, चाहे ग्रामसी का है, चाहे प्लेटो का है, वो सारी चीज़ें जो मैंने सीखी हैं ज़्यादातर उस सीपीएस में मास्टर्स के दौरान या पीएचडी के दौरान सीखा हुआ है। ये तो इन जनरल बातें हो गई जेएनयू की पढ़ाई के बारे में। पॉलिटिक्स के बारे में बातें करें, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का पॉलिटिक्स उठा के देखो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि गरीब घर के बच्चे या मिडिल क्लास या सिंपल किसान के घर के, मजदूर के घर के बच्चे आके कॉन्टेस्ट कर पाएँ, वो कहीं ना कहीं जेएनयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी और एक दो यूनिवर्सिटीज़ दे पाते हैं। डीयू मैंने बहुत क्लोजली देखा है, डीयू में बहुत मुश्किल से जो मेन पार्टीज हैं उनके कैंडिडेट बहुत गरीब घर से होते हैं। कार का काफिला है, उनके साथ एक पूरा पूरा हुजूम चलता है, वो सारी चीज़ें देखने की कोशिश करना। तो पॉलिटिक्स के लिए भी उम्मीद, जहाँ पे डिबेट होती है, मेरा जो फेवरेट इवेंट होता था होली, और जो प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है उस दिन देखने की कोशिश करना। जेएनयू में बहुत बार अभी तो शोर और वो सब थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन वो एक अच्छा इवेंट है जहाँ पे डेमोक्रेटिक कल्चर के बारे में लोग कैसे बोलते हैं उसके बारे में रिस्पेक्ट होती है। और उसके साथ साथ वहाँ का जो कॉफ़ी हाउस है, वहाँ की जो सड़कें हैं, सब खूबसूरत है। तो जेएनयू की जब हम बातें करते हैं तो जेएनयू सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक गरीब किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, वो पढ़ के अपने सपने पूरे कर सकते। तो बहुत तरह के लोग होते हैं जो फ्री में हैं, ऐसी बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्री में नहीं है वो। उसके लिए वो काबिलियत चाहिए होती है, मेहनत चाहिए होती है, और वो क्रैक करने के बाद बच्चे वहाँ पे एंटर करते हैं। जब आपके पास उनके सवालों के जवाब नहीं होते तो आप उनको फ्री में है ये सारी चीज़ें बोलने की कोशिश करते हैं। किसी भी देश में जो खुद को आगे ले जाना चाहता है, एजुकेशन क्यों फ्री नहीं होनी चाहिए? बड़ा सवाल ये नहीं है कि जेएनयू इतना सस्ता क्यों है, बड़ा सवाल ये होना चाहिए कि बाकी यूनिवर्सिटीज इतनी महंगी क्यों हैं। जिस देश में पार्लियामेंट में, संसद की कैंटीन में सब्सिडी पे खाना मिलता है, जिस देश में बाकी सब लोगों को सब्सिडी मिलती है, फोन के बिल मिलते हैं, सब मिलते हैं, सारे लोगों को सुविधाएं मिल सकती हैं, सिर्फ स्टूडेंट को सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इस देश के जहाँ पे किसानों के बच्चे पढ़ रहे हैं, मजदूरों के बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें चीज़ें फ्री में नहीं मिलनी चाहिए, तो किन्हें फ्री में मिलनी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है जो हम सबको पूछना चाहिए। बहुत बार मैं देखता हूँ कि बहुत मिडिल क्लास बच्चे, बहुत किसान के घर के, मजदूर के घर के, वो भी इस तरह के सवाल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कुछ भी फ्री नहीं होता।
जीएसटी सब पे करते हैं, टैक्स सब पे करते हैं। तो इस वाले डिबेट में कभी पढ़ने की कोशिश मत करना। और खासतौर पे अगर किसी को इंटरेस्ट है इस टॉपिक पे डिबेट करने के लिए, तो मैं ओपन चैलेंज करता हूँ किसी को भी, कोई भी किसी भी क्रॉस पार्टी किसी को करने का मन है, जहाँ पे आप फ़ी के ऊपर, पब्लिक एजुकेशन के ऊपर, इन सब पे डिबेट करना चाहते हैं, पैसे लगा के डिबेट कर सकते हैं। लेकिन डिबेट करने के पहले मेरा बैकग्राउंड चेक कर लेना कि मेरा डिबेटिंग का इतिहास क्या रहा है। तो ये चैलेंज अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं, तो ओपन चैलेंज है, आप किसी को बुलाना चाहें बुला के डिबेट कर सकते हैं। तो ये बातें थी जेएनयू को लेके, और ये चीज़ें मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उन चीज़ों को लेके मैं टची हूँ। क्योंकि मास्टर्स में एमसीएम मिलता था, 2,000 रुपये भी बहुत होते हैं मास्टर्स के दौरान जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं। और इसमें कुछ गलत नहीं है अगर आप कम पैसे में पढ़ना चाहते हैं। एक देश जो 500 करोड़ लगा के किसी प्राइवेट फर्म के थ्रू स्पेस में किसी को भेजना चाहता है, वो देश बिल्कुल इस तरह की फंडिंग करके एक एजुकेशन का जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है उनका एनआईआरएफ रैंकिंग देखने की कोशिश करना, वो बना सकता है। तो बहुत उस डिबेट में नहीं जाते हैं, जेन्यू की कुछ और बातें मैं बताने की कोशिश करता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। वहाँ का जो रिंग रोड है, अगर आप घूमने जाते हैं, सुबह घूमने जाएंगे तो आपको बहुत सारे प्रोफेसर्स दिखेंगे जो बहुत ही नॉर्मल लगेंगे, कॉमन इंसान लगेंगे, और शायद गोल भी वही है उनका कि उनको इतना नॉर्मल लगना है। मैं अभी भी याद करता हूँ, सोशियो के एक प्रोफेसर हुआ करते थे, नाम अभी मुझे याद नहीं आता, वो पीएसआर में जाके क्लासेस लेते थे, वो बच्चों से इंटरेक्ट करते थे। हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जितना वो क्लासरूम के बाहर होते हैं, क्लासरूम के बाहर भी वैसे रहते हैं। तो बहुत अच्छा कल्चर है वहाँ का। और टीचर्स के बीच में पॉलिटिकल कल्चर भी बहुत अच्छा है। जैसे हम लोग बाहर से बहुत देखने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि जो अलग अलग पार्टीज़ वाले हैं वो एकदम एक दूसरे के दुश्मन है, ऐसा नहीं है। आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं, आपस में फ्रेंडशिप भी होती है, वो सारी चीज़ें हैं। और बहुत लोग इसको नकार भी सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है अलग अलग क्रॉस पार्टीज कनेक्शंस, तो वो वर्क करते हैं। तो ये तो बातें हो गई जेएनयू के इन्वायरमेंट के बारे में, जेएनयू के पॉलिटिक्स के बारे में, पढ़ाई के बारे में, फ़ी के बारे में। फ़ी कम होनी चाहिए, उसके ऊपर मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा मेरा इमोशनल एस्पेक्ट निकल जाता है और निकलना चाहिए। अगर एक किसान का बेटा ये बोलने की कोशिश कर रहा है तो आप सबको सुनना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ नहीं बोलूँगा तो कहीं ना कहीं तो बोलूँगा। तो अब और कौन सी खास बातें हैं जेएनयू का? फूड कल्चर के बारे में बोलें, ढाबा बहुत सारा है। आप गंगा ढाबा से शुरू करते हैं, फिर केसी में भी हैं, फिर टिफलाज है, फिर आपको अरावली है, फिर आप मामू ढाबा है, फिर एक कैंटीन है इंजीनियरिंग वाली की। तो हर जगह की कुछ खास बातें हैं और बहुत सस्ते में हैं। धीरे धीरे करके उनके भी पैसे बढ़ने लग गए हैं, तो बहुत सस्ता भी नहीं है। लेकिन हर जगह का अलग अलग कल्चर का खाना आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप एसआईएस की कैंटीन में जाते हैं, वहाँ कुछ खास बातें हैं। लाइब्रेरी कैंटीन बहुत अच्छी है, ट्रिपल एस की कैंटीन बहुत अच्छी है, उसमें भी एक सेकेंड फ्लोर पे है, एक ग्राउंड फ्लोर पे है। तो वो वैरायटी आपको मिलेंगी जहाँ पे आप जाना पसंद करेंगे। एसपीएस में एक कैंटीन है जहाँ पे झालमुड़ी अच्छा मिलता है, कहीं की कैंटीन में आपको साउथ इंडियन अच्छा मिलेगा। तो वो कल्चरल चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जेएनयू सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन नहीं है जो आपको किताबें दे देता है, रीडिंग दे देता है। प्रोफेसर से मिलने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान है मिलना उनसे। मतलब मेरे लिए तो बहुत आसान रहा, बाकी लोगों के लिए कुछ लोगों के एक्सपीरियंस डिफर कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप अपना वर्जन बता सकते हैं। मेरा वर्जन जो है, मुझे कभी नहीं लगा कि किसी प्रोफेसर से मिलने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, मैं 10 बार उनको बातें कर रहा हूँ। अगर आप जाएंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, वो लोग इंटरेक्ट करते हैं और वो लोग अच्छे लोग भी हैं। जिससे आप बहुत बार बाहर कुछ लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे तो बहुत आपको एरोगेंट साउंड करेंगे। मैं कोचिंग इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ, वहाँ भी कुछ फेमस लोग हैं, उनके अंदर ये आ जाता है कि मुझे किसी से इंटरेक्ट नहीं करना, मैं सेलिब्रिटी हूँ। आप हमारे यहाँ जाने की कोशिश करें, खासतौर पे जेएनयू में। वहाँ पे बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, एसआईएस में ऐसे प्रोफेसर्स हैं जिनके हर दूसरे दिन आप हिंदू में और बाकी जगह आर्टिकल्स मिलेंगे, लेकिन आप उनके चैम्बर में जाके अगर आप खाली हैं, वो आप उनसे बातें कर सकते हैं। तो ये कल्चर जेएनयू में ही है कि जिन प्रोफेसर्स के लिए जब आप कोचिंग में जाते हैं तो आप 2 लाख 3 लाख उनसे बहुत कम पढ़े हुए या उनसे पढ़े हुए बच्चों के लिए पे करते हैं। उन प्रोफेसर से आप इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जेएनयू अपने आप में एक अलग आइलैंड है जिसकी अपनी एक दुनिया है, और उस तरह की और भी दुनिया बननी चाहिए। और ये जो मैं बातें कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजी डालने की जरूरत नहीं। किसी भी आइडियोलॉजी वाले इंसान का जो जेएनयू का हिस्सा है, उससे जाके बात करना, वो जेएनयू को डिफेंड करेगा, क्योंकि उसको पता है कि जेएनयू में कुछ चीज़ें हैं जो बाकी जगह उसको नहीं मिल पाती। तो ये वीडियो बनाने का गोल यही है कि जेएनयू के प्रति जो मेरा लगाव है या आभार है, वो मैं दिखा पाऊँ कि जेएनयू ने मुझे कैसे सेव करा है। पीएचडी के दौरान भी सुपरवाइजर्स के साथ इंटरेक्शंस हो, जिस तरह का डिस्कशंस होता है, कोर्स वर्क होता है, वो भी काफ़ी बेहतर होता है। और जेएनयू में ही कल्चर है, मतलब खासतौर पे मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि जहाँ पे सुपरवाइजर्स और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशन है, बहुत प्रोफेशनल रिलेशन है और फैमिली वाला रिलेशन भी है। लेकिन जैसा बाहर होता है, बहुत लोग उम्मीद करते हैं कि आपको अलग कामों में, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा, और बाकी लोगों का भी ऐसे नहीं होता है। काफ़ी प्रोफेशनल लोग हैं और काफ़ी अच्छे से इंटरेक्शंस भी होते हैं, काफ़ी अच्छा कनेक्शंस भी होता है। तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं जेएनयू में। और जेएनयू कहीं ना कहीं एक लाइट की तरह है, उम्मीद की तरह है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो बहुत कम पैसे में एक क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं। बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं कि कहीं जेएनयू के आसपास भी आ पाएं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। रीजन ये नहीं है कि वो बहुत अच्छे प्रोफेसर हायर नहीं कर सकते, कुछ उन्होंने हायर करे भी हैं बहुत पैसे देके। रीजन ये है कि उनको बेस्ट बच्चे नहीं मिलेंगे। किसान के घर के बच्चे, मजदूर के घर के बच्चे, किसी कौसाम्बी से गांव से आने वाला बच्चा या कहीं झारखंड से आने वाला बच्चा, जो एक किनारे का एक इंसान है, जो बहुत किनारे है, वो आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं होंगे।
तो आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन जेएनयू बनाने के लिए सबसे जो कोर है वो बच्चे हैं, जो डाइवर्सिटी है, जो वहाँ पे पॉइंट्स मिलते हैं डाइवर्सिटी के, अलग अलग लोकेशंस के, वो बहुत यूनिक बनाता है जेएनयू को। तो अगर आप दूसरा जेएनयू बनाना चाहते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, प्रोफेसर्स भी ला सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन काम है अगर बच्चे ला पाएँ। इतना डाइवर्स, इतने अलग अलग तरह के लोग, इतनी अलग अलग दुनिया के लोग, अलग अलग प्रोफेशंस, उनको लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं एक बेस्ट जगह बनेगी, और उसको बना के रख पाना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये वीडियो मैंने बनाया है क्योंकि मैं जेएनयू को मिस कर रहा था इस तरह का मौसम देख के, तो मुझे लगा जेएनयू डिजर्व करता है मेरी तरफ से आभार। और जेएनयू जैसा कोई भी इंस्टीट्यूट, हिंदू कॉलेज से भी मुझे बहुत प्यार है, उसके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा। और कोई भी इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप पढ़ पा रहे हैं, जहाँ पे आपको सुविधाएं मिली हैं, जहाँ पे आप बहुत अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं, आपके अंदर हमेशा आभार होना चाहिए उस चीज़ को लेके। मैं किसी इंसान को अगर देखता हूँ या जज करता हूँ तो काइंडनेस और ग्रेटिट्यूड दो चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं जज करता हूँ। जेएनयू को लेके बहुत प्यार है, हिंदू कॉलेज को लेके बहुत प्यार है, नवोदय विद्यालयों को लेके प्यार है, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिन्होंने मुझे सेव करने की कोशिश करी है, और ज़्यादातर पब्लिक एजुकेशन है। हिंदू कॉलेज में 7,000 रुपये सालाना पढ़ के, या हॉस्टल का जो बेहतरीन खाना मिलता था मैंने खाया है पब्लिक एजुकेशन होने की वजह से। नवोदय की बातें करूँ, बहुत कम पैसे में या मिनिमम पैसे में जो क्वालिटी एजुकेशन मिली है। तो मैं जब भी कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं भारत से बोलता हूँ, मैं इंडिया से बोलता हूँ, क्योंकि पूरा इंडिया मेरे अंदर है। क्लास 6 से लेके 12 तक नवोदय विद्यालय, फिर पूरा ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज, वो भी सरकारी, जेएनयू सरकारी, नीपा सरकारी, जो भी मैंने करने की कोशिश करी, हर इंस्टीट्यूट सरकारी रहा हूँ मैं। तो मैं काफ़ी सरकारी आदमी हो गया हूँ। जॉब मेरी सरकारी नहीं है, लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, जो बहुत बार हम बुराई कर रहे होते हैं गवर्नमेंट सर्विस और सारी चीज़ों को लेके, तो गवर्नमेंट और स्टेट की जो फंडिंग है उसके थ्रू बहुत ज़्यादा ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, उनको आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए और आपके अंदर आभार भी होना चाहिए। तो ये वीडियो जेएनयू के लिए था, कभी और डिटेल से बहुत सारी चीज़ें लेके आएंगे। अभी मौसम ऐसा था तो मुझे लगा कुछ ना कुछ जेएनयू के लिए शूट करना है, तो मैंने शूट कर दिया। कुछ बातें होती हैं जहाँ पे मैं इमोशनल हो जाता हूँ, और होना भी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं तो उसको डिफेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जेएनयू को डिफेंड करने के लिए, हिंदू कॉलेज को, नवोदय को डिफेंड करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। इंडिया को डिफेंड करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। भारत को डिफेंड करने के लिए, किसानों को, मजदूरों को डिफेंड करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। तो किसी को अगर हायर करना है मुझे फ्री में इन चीज़ों को डिफेंड करने के लिए, तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि सर इस चीज़ को डिफेंड करना है, मैं मौजूद रहूँगा। जो भी कमज़ोर है और जिसे भी ज़रूरत है एक आवाज़ की, मैं उसकी आवाज़ बनना चाहता हूँ। और शायद यही इंडिया का, या जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनका गोल था, कि उन लोगों की आवाज़ बन पाएँ आप जिनको आवाज़ नहीं मिल रही। एक एमफिल के दौरान हमारी मैम हुआ करती थी, मनीषा प्रियम मैम, नीपा में हैं और बेहतरीन, वो राज्यसभा में कभी कभी आती हैं। उनका एक डायलॉग होता था कि सोशल साइंसेस किसके बारे में है, तो कहते हैं ये सोशल साइंसेस जो वॉइसलेस हैं, जिनकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, उनको आवाज़ देने के बारे में है। उस चीज़ को मैं बहुत यकीन करता हूँ। तो मैं स्टूडेंट की आवाज़ बनने की कोशिश करता हूँ जब वो प्रोटेस्ट करते हैं। मैं उन लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश करता हूँ, किसानों की, मजदूरों की, जिनकी आवाज़ शायद उतनी दूर तक नहीं पहुँच पा रही है। तो इसी तरह से वीडियोज़ हम लोग लाते रहेंगे। ये वीडियो था जेएनयू के बारे में, ये मेरे दिल से निकली हुई आवाज़ थी, तो बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें होंगी जो शायद आपको बहुत बार पसंद ना आए, लेकिन मैं तो वही बोलूँगा जो मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यही मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो इस वीडियो में इतना ही। लगातार बने रहो। जय हिंद।